हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और इस देखिए, आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये जितने भी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ये पीडीएफ है, अगर इसको पूरा कवर कर लेते तो आपको कुछ और देखने की, कुछ और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल क्या होता है बच्चों? मानव भूगोल क्या होता है? मानव तथा उसके पर्यावरण, मानव तथा उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। देखिए, इस बुक का नाम ही है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या होता है? मानव तथा पर्यावरण, मानव तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल, रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा? सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो कुमारी सैंपल ने कहा था, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, नियतिवाद विचारधारा के अन्य नाम। नियतिवाद विचारधारा को कई नामों से जानते हैं। पहला नियतिवाद विचारधारा, दूसरा निश्चयवाद विचारधारा, तीसरा पर्यावरणीय नियतिवाद, अगला पर्यावरणीय निश्चयवाद, मानव का प्राकृतिककरण, जर्मनी विचारधारा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ रही होगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो ये नियतिवाद विचारधारा है, इसका प्रतिपादन जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, नियतिवाद विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। नियतिवाद विचारधारा है क्या? नियतिवाद विचारधारा क्या होता है बच्चों? इसमें इसके अनुसार प्रकृति मानव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, अर्थात प्रकृति मानव की स्वामी होती है और मानव प्रकृति का क्या होता है? दास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? संभववाद विचारधारा के अन्य नाम। संभववाद, देखिए अभी हमने नियतिवाद विचारधारा देखी थी। नियतिवाद विचारधारा में जो प्रकृति होती है वो ज्यादा शक्तिशाली थी, मानव क्या था? कमजोर था। ठीक है। अब अगला है हमारा संभववाद विचारधारा। तो देखिए, संभववाद से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। इसके अन्य नाम है प्राकृतिक का मानवीकरण और फ्रांसीसी विचारधारा। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी लाप्लास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, संभववाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लूसियन फेब्रे के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रही होगी चीजें। ठीक है। जो चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, संभववाद विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। संभववाद विचारधारा क्या है? इस विचारधारा में मानव प्रकृति की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, अर्थात मानव प्रकृति का स्वामी होता है और मानव उसका क्या होता है? दास। इस विचारधारा में प्रकृति कमजोर है और मानव क्या है बच्चों? शक्तिशाली है। ठीक है। प्रकृति मानव के समक्ष अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा मानव उसे चयन करता है। इस विचारधारा को संभववाद विचारधारा कहा जाता है। ठीक है। अभी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच का कौन सा मार्ग है? तो इन दोनों के बीच का मार्ग है नवनिश्चयवाद। कौन सा मार्ग है? नवनिश्चयवाद, या इसी को हम कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। ये जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा, ये विचारधारा का प्रतिपादन अमेरिका के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ग्रिफिथ टेलर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विचारधारा यातायात के बत्तियों के नियम पर आधारित है? तो यातायात के बत्तियों के नियम पर आधारित है हमारी कौन सी विचारधारा? नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, नवनिश्चयवाद विचारधारा या रुको और जाओ विचारधारा जो है, इस संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें इस विचारधारा में क्या होता है? ना तो मानव प्रकृति का दास होता और ना ही प्रकृति मानव की क्या होती है? स्वामी।
प्रकृति और मानव के मध्य उचित तालमेल और सामंजस्य स्थापित होता है। मानव प्रकृति के नियमों में रह करके उचित विकास कर सकता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मानव भूगोल की विकास की अवस्था है। तो देखिए इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहला हमारा शास्त्रीय युग, दूसरा हमारा अंधकार युग, तीसरा पुनर्जागरण काल, चौथा है हमारा वैज्ञानिक काल। अब इनको देखते हैं कब से कब तक है। शास्त्रीय युग हमारा 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक है। अंधकार युग 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। पुनर्जागरण काल 1300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक है। वैज्ञानिक काल 1800 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक है। जो हमारा शास्त्रीय युग था बच्चों, वो हमारा शास्त्रीय युग साहित्य पर आधारित था। अंधकार युग जो है धार्मिक ज्ञान पर आधारित था। ठीक है। और पुनर्जागरण यात्राओं, खोजों, आविष्कारों पर आधारित था, प्रत्यक्ष और सत्य पर आधारित था। और वहीं वैज्ञानिक काल जो है हमारा, ये तीव्र औद्योगिक विकास पर आधारित है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है? अमूलवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपके मन में वो क्वेश्चन होगा अमूलवादी विचारधारा क्या होती है, तो हम आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेड जेल के शाब्दिक अर्थ लिखिए। रेड जेल सॉरी रेडिकल का अर्थ लिखिए। बच्चों रेडिकल का मतलब क्या होता है? बच्चों रेडिकल का मतलब होता है सामाजिक व राजनीतिक क्रांतिकारी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, उपागम से क्या तात्पर्य है? उपागम का मतलब होता है अध्ययन करने का तरीका या विधि पद्धति, पढ़ने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। सामाजिक भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों? सामाजिक भूगोल के अंदर हम मानव का व्यवहार पढ़ते हैं, सामाजिक कल्याण भूगोल पढ़ते हैं, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को? अगला देखिए, आवास या अधिवास भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। एक होता हमारा ग्रामीण भूगोल, एक होता हमारा नगरीय भूगोल। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। आर्थिक भूगोल में क्या क्या आता है बच्चों? हमारा संसाधन भूगोल आता है, कृषि भूगोल आता है, औद्योगिक भूगोल, विपणन। विपणन का मतलब होता है बच्चों मार्केटिंग। ठीक है। पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा? 22 कह रहा है राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। राजनीतिक भूगोल 2 तरह के होते हैं बच्चों, निर्वाचन भूगोल और सैनिक भूगोल। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन ये भी एक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, मानवतावादी या कल्याणकारी विचारधारा लिखिए। मानवतावादी या कल्याणकारी विचारधारा के अनुसार इसमें मानव के कल्याण पर, जैसे मानव के कल्याण के लिए जो आवश्यक पहलू होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवकाश आदि पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, व्यवहारवादी विचारधारा क्या है? तो व्यवहारवादी विचारधारा जिसमें मानव के प्रत्यक्ष अनुभवों के कारण मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उस पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है, उसी को व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। देखिए अमूलवादी विचारधारा क्या है? अभी आपने पढ़ा था ना कुछ देर पहले अमूलवादी विचारधारा। तो अमूलवादी विचारधारा में गरीबी, सामाजिक असमानता, सामाजिक बंधन जैसे पहलुओं पर बल दिया जाता है। इस चैप्टर का बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, मानव भूगोल के उपागम लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर का। मानव भूगोल के 6 उपागम है। ठीक है। अन्वेक्षण व वितरण भूगोल, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, मानवतावादी, अमूलवादी व व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, और भूगोल का उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल की शाखाएं लिखिए। तो बच्चों मानव भूगोल की शाखाएं कितनी हमारी? 6। सामाजिक भूगोल, इसके अंदर का हमने पहले ही पढ़ लिया है। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो बच्चों इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इस चैप्टर से आपके सीबीएसई बोर्ड में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना और चाहते हैं, या हमारे वीडियो में किसी तरह का सुधार चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको जिन जिन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।